मातरम। चर्चा खास में आपका स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम चर्चा खास में चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का आज पहला चरण संपन्न हुआ। कोरोना काल में यह सबसे बड़ा चुनाव था और बिहार के 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदाता अपने मन की सरकार बनाने के लिए घरों से निकले। बेशक माहौल कुछ बदला सा रहा। बिहार के चुनाव में जो फिजा दिखती थी वह नजर नहीं आई, लेकिन मतदान ठीक ठाक हुआ है। कुछ अलग था तो ये था कि बिहार ने रामविलास पासवान, रघुवंश प्रसाद जैसे नेताओं को चुनाव से ठीक पहले खो दिया। वहीं लालू प्रसाद यादव भी अपनी पार्टी का चेहरा नहीं बन सके। ऐसे कुछ खास बातें और चुनाव का क्या रहा हाल, इसी पर आज की चर्चा रहेगी। उससे पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। बिहार में मतदाताओं ने पहले चरण के लिए 16 जिलों की 71 सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर लिया है। बिहार के चुनाव ने हमेशा देश भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यहाँ राजनीतिक दलों की आपसी कशमकश, बयानबाजी, जुमले राजनीति को दिलचस्प बनाते रहे। वहीं इस प्रदेश में हिंसा, तनाव भी जोरों पर रहा। खासकर बिहार के जिस क्षेत्र में पहले चरण के चुनाव हुए हैं, वहाँ के कुछ इलाके नक्सलवाद से प्रभावित रहे हैं। इस मायने में इस बार औरंगाबाद जिले में बम मिलने की एक घटना को छोड़ दिया जाए तो चुनाव लगभग शांतिपूर्ण तरीके से निपटा। कोरोना के दौर में यह पहला बड़ा चुनाव है। इसके चलते माना जा रहा था कि वोट प्रतिशत पर फर्क पड़ सकता है। हालांकि इसे देखते हुए लखीसराय, मुंगेर, नवादा, पटना, औरंगाबाद, कैमूर, जमुई जैसे जिलों में अच्छा मतदान हुआ। पूरे बिहार में लगभग 50% से ऊपर मतदान होना बहुत अच्छा नहीं तो कमजोर मतदान भी नहीं कहा जाएगा। जहां चुनाव प्रचार की प्रक्रिया में ही राजनीतिक दलों को दिक्कत आई हो, वहां मतदाता उमड़ कर बूथ तक आया, इसकी कल्पना कम ही थी। राजनीतिक दलों ने चुनाव के पहले चरण को बहुकोणीय बनाया, साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी बड़ी संख्या में लड़े हैं। बिहार के पहले चरण का चुनाव विभिन्न गठबंधनों के बीच का मुकाबला बना। यहाँ निर्दलियों ने भी किस्मत आजमाई है। जतिन राम मांझी, अनंत सिंह, कृष्ण नंदन, जय कुमार सिंह, राजेंद्र सिंह, श्रेयसी जैसे कई दिग्गज और चर्चित नेताओं के चुनाव क्षेत्रों में मतदान हुआ। बिहार चुनाव के पहले चरण में रैलियां सीमित हुई और डोर टू डोर कैंपेन भी कुछ प्रतिबंधों के साथ हुआ। बिहार चुनाव के समय अक्सर जो समा देखने को मिलता है वह इस बार कम नजर आया, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीकों से मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखी। पहले चरण में देखा गया कि रोजगार एक मुद्दा बनकर आया। एनडीए हो या यूपीए, दोनों ने रोजगार के लिए अपने अपने लक्ष्यों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। यूपीए के लिए तेजस्वी राहुल गांधी ने जमकर प्रचार किया तो एनडीए की बैकडोर पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हाथों में रही। गौर करने लायक बात यह भी थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक की तरह बिहार की धरती में सभा करते रहे। बिहार कुछ बदला हुआ दिखा है। कहीं न कहीं जाति क्षेत्र की बातों से ऊपर उठकर इस बार प्रचार, विकास, रोजगार, उद्यम पर ही बातें हुई हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क टाइम। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अजय शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुशील कुमार हैं जो वरिष्ठ स्तंभकार हैं। हमारे साथ गोविंद सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ अंजनी कुमार हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आज हम बात करें महापर्व की, बिहार के अंदर जिस तरह कोरोना को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि अपने आप में अब की बार का चुनाव खास होगा, और सबसे अहम बात इसमें यह थी कि क्या वास्तव में लोग निकल पाएंगे, क्योंकि कोरोना ने सबको डरा रखा था। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आप ही के पास आऊँगा, सुशील कुमार जी, क्योंकि अगर आप देखें एक डर था कोरोना को लेकर पूरे विश्व में। ऐसे में जब ये हुआ कि चुनाव की घोषणा बिहार में हुई तो बहुत सारे लोगों का विरोध भी था, बहुत सारे लोग उसके पक्ष में थे, बहुत सारे लोग विपक्ष में थे। लगातार राजनीति का एक केंद्र कोरोना भी रहा। ऐसे में जब 53% के लगभग 53% अभी तक की जो खबरें आ रही हैं, जानकारी आ रही हैं, मतदान हुआ है। प्रथम चरण का मतदान था और आप देखिए कि बड़ा वहाँ अलग तरीके का माहौल रहा है। बाढ़ भी प्रभावित रही है, वहाँ पे बाढ़ भी एक मुद्दा रहा है। ऐसे में लोगों का निकलना कैसे देखते हैं आप इस कोरोना के इस महामारी के बीच में चुनाव का प्रथम फेज जो हुआ है? जी
देखिए, सबसे बड़ा पहलू ये रहा है कि जब निर्वाचन आयोग ने डिक्लेयर किया कि बिहार में इस तरह का एक शेड्यूल होगा इलेक्शन का जी, तब उस समय देश कोरोना को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव था जी, क्योंकि वो दौर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कोरोना पीड़ित से लोग गुजर रहे थे और ये चिंता भी थी कि बिहार में कैसे प्रचार करेंगे, कैसे वोटिंग होगा, ये सबके मन में तो था। और पॉलिटिकल पार्टीज भी आप देखे होंगे वर्चुअल उस समय टीवी लगा के लोगों को दिखाना, चाहे अमित शाह जी का भाषण वगैरह रहा हो शुरुआती, एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस या भाषण या यूँ कहा जाए सम्मेलन उनके होने लगे। धीरे धीरे जैसे कि अब देख रहे हैं कि कोरोना से थोड़ा हम लोग उबर भी रहे हैं, चीज़ें अभी असावधानी में नहीं है, बट मतलब काफ़ी पॉजिटिव लोग फील कर रहे हैं, हो रहे हैं तो ठीक हो रहे हैं, ऐसा एक मंतव्य आ गया। ऊपर से इलेक्शन चूँकि 5 साल का एक ऐसा, जैसे आपने बहुत अच्छा नाम दिया, एक ऐसा महोत्सव होता है लोकतंत्र का जिसमें कोई भी आहुति देने से पीछे नहीं रहना चाहता है। 71 सीटों का जो ये था, अगर पिछले साल के, इस बार तो 3 चरण में ये इलेक्शन है, पहले 5 चरण में हुए हैं, तो काफ़ी लोगों को प्रचार करने का, घूम घूम के बात करने का मौका था। इस बार काफ़ी डिस्टेंसिंग और क्या, हाँ, तो अवसर कम मिले हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, क्योंकि उन्होंने भी 26 मीटिंग की थी पिछली बार। इस बार मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ कर पा रहे हैं और कितना लोग जुट भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी जो अच्छी बात है कि वोट प्रतिशत जो आप बता रहे हैं वो निराशाजनक नहीं है, बिल्कुल एकदम चौंकाने वाला है। हाँ, क्योंकि पिछले साल पहले चरण में भी 55% के आसपास ही मतदान हुआ था, थोड़ा ज्यादा 5.81 ऐसे समथिंग। तो ये भी 53 अभी शायद हो सकता है चल भी रहा हो, बिल्कुल कुछ जगह है। हाँ, तो इससे ये डेटा अगर वहां जा रहा है तो वोट देने वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है, प्रचार करने वालों ने भी कोरोना के बीच में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब डिफाइन ये है और एनालिसिस इस बात का है कि लोग रोजगार देने वाले लोगों को चुनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो एक बड़ा सवाल है, फ्री लोग तो निकले हैं और लोग निकले हैं, वैक्सीन जो देने की बात कर रहे हैं उनको देने जा रहे हैं, बिल्कुल। और यही अंजनी कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंजनी जी, जिस तरीके से लोगों ने, आप ये देखे कि यानी कि हम ये कहेंगे कि चुनाव आयोग भी ये समझाने में कामयाब रहा है कि आप लोग आइए, सुरक्षित हैं और चुनाव आयोग की जो तैयारी है वो सही है। क्योंकि जिस तरीके से लोग निकल के आए अंजनी कुमार जी, ऐसा लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था लगातार कि जिस तरह अब की बार तो पूरा माहौल बदला था। एक तो वर्चुअल रैलियां थी, उसके अलावा बड़े लीडर भी कम निकले। एक और बड़ी बात यह रही कि लोगों के साथ जो हुजूम चलता था वो हुजूम नहीं था वोट मांगने का, कहीं ना कहीं पाबंदियां थी। उसके बाद भी अगर 53-54% के लगभग मतदाता अपने आप को बाहर निकाल कर लेके आए हैं, तो कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? और वास्तविक अभी भी आपको क्या लगता है कि जो इस तरीके से, तो जो द्वितीय चरण की हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बढ़ेगा? अंजनी कुमार जी। जी, निश्चित रूप से कहा जाए तो शुरुआती दौर में जब इलेक्शन कमीशन ने जब घोषणा की थी कि चुनाव आयोजित किए जाएंगे, तो उस वक्त यह लग रहा था कि किस तरीके से कोरोना काल में लोग जो है वो निकल पाएंगे, किस तरह से रैलियां होंगी, नेता किस तरह से जाएंगे, किस तरह से कैंपेनिंग होगी। तो इसको लेकर के काफी शंकाएं थी, काफी लोग जो थे वो सशंकित थे। लेकिन जिस तरह से पहले चरण का चुनाव हुआ है और उस पहले चरण के जो चुनाव में जो मतदाता आए हैं, इन मतदाताओं की जो संख्या है, जो प्रतिशत है, वो ये जरूर दर्शाता है कि जो लोग हैं वो अब कोरोना से उबर चुके हैं, या कोरोना की जो भयावह शुरुआती दौर में थी वो अब इस वक्त जो है वो खत्म हो गई और लोग जो है वो कोरोना से निपटने का उपाय हो चुके हैं, कोरोना से निपटने को जान चुके हैं। उनका ये मत है, उनका ये जानना है कि कोरोना तो आज में कल खत्म हो जाएगा, लेकिन चुनाव 5 साल के लिए होगा, फिर अगले 5 साल में हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। इसलिए कोरोना को कहे तो एक तरह से दरकिनार करते हुए लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई है। और अमूमन जो जनरल इलेक्शन हुआ करते थे, पहले भी जब इलेक्शन हुआ करता था तो 60 से 65% तक मतदान हुआ करता था। यदि 55% तक मतदान हुआ है तो ये मतदान जो है वो अच्छा कहा जाएगा। और यह जो वोट है, या फिर यह कहें कि जो यह महा महोत्सव है, इस महा महोत्सव में लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई है। और आने वाले समय में जब दूसरा और तीसरा चरण का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से यह उम्मीद जताई जा रही है कि लोग और भी घर से निकलेंगे
और मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि जो व्यवस्थाएं की गई थी बूथों पर, हर बूथ पर जो था वह कोरोना को लेकर के जितने गाइडलाइंस उन गाइडलाइंस को सख्ती से उनका पालन किया जा रहा था। जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं काफी सख्त थी, जिसको लेकर के लोगों के मन में भी जो था वह निश्चितता का भाव था कि यदि हम जाते हैं तो किस तरह से कोरोना का भय जो नहीं होगा। जो डिस्टेंसिंग की बात थी, सोशल डिस्टेंसिंग का, उसका पालन किया गया, सैनिटाइजेशन का पालन किया गया, थर्मल स्कैनिंग की बात की गई, वे सभी चीजें की गई और साथ साथ जो मतदान कर्मी थे वो भी काफी सजग और सतर्क लग रहे थे। तो इसको लेकर के लोगों में विश्वास जगा कि नहीं, कोरोना के रहने के बावजूद हम जो है अच्छी तरह से सुरक्षित मतदान जो है वो हम कर सकते हैं। और यही वजह रहा कि जो मतदान है वो प्रतिशत जो है 55% के लगभग जो है वो हो सका है। जी बिल्कुल अंजनी कुमार जी, क्योंकि ये बड़ी एक अहम बात थी। सबसे बड़ी बात यही थी कि लोग कैसे निकल के आएंगे, और ये लोग निकल कर आए तो ये अपने आप में उन्होंने संदेश दे दिया। बड़ा स्पष्ट है संदेश कि हम अब की बार कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कोरोना हमें हरा देगा। और कोरोना को हराने का जब मन बना ही लिया, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि बिहार अपने आप में खास है और बिहार का व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील होता है, ऐसे में उन्होंने अब की बार दिखा दे। हमारे साथ अजय शर्मा जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय जी, अगर हम देखें लगातार हर बार ऐसा होता था, जिस तरह सुनील जी ने भी बताया कि आप देखिए बिहार चुनाव के अंदर दंगा ना हो, वहाँ पे झगड़े ना हो, या उस तरीके की वहाँ पे खुराफात ना हो, हम ये कहेंगे, ऐसा होता नहीं था। लेकिन अब की बार तो चुनाव बड़ा स्मूथ एकदम से गया, और आप देखिए पूरा दिन चुनाव चढ़ा, कोई भी ऐसी घटना कहीं भी नजर नहीं आई। जबकि उस पर भी एक बड़ी बात यह थी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है। आप देखिए कि लगातार पूरा दिन चुनाव चला, लोग खड़े रहे और बड़े, हम कहेंगे बड़े इत्मीनान के साथ सबने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये जरूर है छोटी मोटी जो चीजें रही हैं वो रही हैं, लेकिन आप देखें कि इस बार तो मतलब बिहार के अंदर एक नई परिपाटी ने जन्म लिया है। कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं। जी अजय जी, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई किसी प्रकार का देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक नई परिपाटी का को हमने देखा है या फिर जन्म हो चुका है, और जो मतदाता हैं उन्होंने एक नई नजीर पेश की है बिहार से। क्योंकि बिहार में जब भी मतदान होता था तो कुछ छुटपुट घटनाएं जरूर देखने के लिए, सुनने के लिए मिलती थी, इस तरह की चीजें आती थी, और कहा जाता था कि बिहार के अंदर शांतिपूर्ण यदि मतदान हो जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इस बार अगर ये शांतिपूर्ण मतदान हुआ है तो ये बताता है कि बिहार बदल चुका है, और बिहार में जो बदलने की जो वजह है वो शिक्षा को मैं समझता हूँ, और लोगों के अंदर इतना संयम है, और वो संयम हमने जो है वहाँ देखा है। चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, हमने युवाओं को भी सुबह सुबह कतार में लगे हुए देखा, और जितने भी कोरोना को लेकर गाइडलाइंस है उसको हमने फॉलो होते हुए देखा। हमने जो है बुजुर्गों को खाट पर जाकर मतदान करते हुए देखा, और एक बुजुर्ग ने तो दम तोड़ने से पहले मतदान किया है। तो ये बताता है कि बिहार में जो है इस बार कुछ नया और बड़ा होने वाला है, और नया बड़ा जो होने वाला है उसके मुद्दे क्या रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो मुद्दे जो रहेंगे वो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी के अलावा बाढ़ की समस्या है उसको, और जो बिहार के अंदर जो ज्यादातर शहरों का भी शहरीकरण नहीं हो चुका है, नहीं हुआ है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो रोजगार वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है, और जिसको लेकर जो है ना तो वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हैं, ना इन्वेस्टर्स आए हैं। तो इस तरह के जो मुद्दे वहां रहे होंगे, जो कृषि को भी लेकर, प्रवासी मजदूरों को लेकर, तो इंटरस्टेट पलायन देखा हमने, उन सब को लेकर वो कुछ ना कुछ बैक ऑफ द माइंड मतदाताओं के बीच में रहा है। तभी कोरोना के समय में इतने ज्यादा लोग निकले और उन्होंने डर को एक तरफ रखा और उन्होंने मतदान किया, क्योंकि जो साफ साफ बताता है कि कहीं ना कहीं बदलाव की जो है एक उम्मीद या किरण हमें दिखाई दे रही है, और जिसके बारे में हम चर्चा करते चले आ रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है और उसका नुकसान जो है नीतीश सरकार को उठाना पड़ेगा। और ये मतदाताओं ने देखा होगा कि किस तरीके से जो है बयानबाजी हो रही है, किस तरीके से तलखियां हो रही हैं, किस तरीके की जो है भाषा शैली का इस्तेमाल हो रहा है। भाषा शैली का इस्तेमाल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि नीतीश कुमार ने जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया है वो उनके खिलाफ जा सकता है, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने तो वहां पे सभी की ऐसी लगती है कि भाषाओं की आप राजनीति में बात मत कीजिएगा। बिल्कुल अजय जी, अगर हम बात करें भाषाओं की तो राजनीति में इस वक्त कम से कम भाषाओं की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि राजनीति की जो भाषा है लगातार दिन प्रतिदिन
वो हम यही कहेंगे कि वो गिरती जा रही है। भाषा के ऊपर तो कोई भी आप देख लें, कोई भी लीडर हो, कोई भी पार्टी हो, वहाँ भाषाओं के लिए बात ही नहीं होती। अब वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई भाषा के ऊपर अब राजनीति का, सबका एक अपना है कि कुछ भी बोलो, कैसे भी करके आपको किसी भी तरीके से लाइमलाइट में आना है, कैसे भी करके आपको एक ऐसी, आप देखिए ना, राजनीतिक लोग ऐसे बयान दे देते हैं, झंडा नहीं उठाएंगे देश का, और तब भी कुछ नहीं हो रहा। तो ये बहुत सारे विषय लगातार रहते हैं। गोविंद सिंह जी भी हमारे साथ है। गोविंद जी, अगर अब आप देखें, ये बहुत सारे तथ्य अब की बार थे, लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन, वर्चुअल, इंटरनेट, इस बात पर अब की बार चुनाव खास फोकस में रहा है। आप देखेंगे कि लगातार इसी को लेकर बातें हो रही थी कि अब की बार क्या होगा, ये ऑनलाइन क्या है, वर्चुअल कैसे है, किस तरीके से, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट सारे के सारे बिहार में हो रहे थे। उसके बाद भी बिहार के लोग आए निकलकर, तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों का भी इसमें एक अपना एक रोल रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं उस चीज को, क्योंकि एक बात ये रहती थी कि अगर प्रत्याशी जाए और उसके साथ 500-600 लोग ना जाएं, तो ऐसा लगता था कि यार इसके पास तो कुछ सौदा ही नहीं है, ये तो बेकार है, इसकी तो दुकान खाली है। लेकिन अब की बार तो 5 लोग 6 लोग इस तरीके से गए, उसके बाद भी लोग आए। तो कहीं ना कहीं जो नई परंपरा भी इस कोरोना के वक्त में देखने में आई है, आगे के लिए ये एक नजीर बन सकती है। जी, भी इस कोरोना के वक्त में देखने में आई है, आगे के लिए ये नजीर बन सकती है। जी बिल्कुल सही गोस्वामी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव घोषित किए थे तो हम सभी लोग, क्या पूरा हिंदुस्तान ये सोच रहा था कि ये चुनाव इस पीरियड में कैसे हो पाएंगे, जहां पर बिहार जैसे प्रदेश में जहां एक चुनाव कराना ही अपने आप में बहुत बड़ा युद्ध होता है, ऐसी स्थिति में सब लोग यही सोच रहे थे कि ये चुनाव होगा कैसे। लेकिन आज के पहले चरण के चुनाव में यह देखा गया कि वर्चुअल रैली के बाद भी लोग कितनी समझदारी से अपना जो है ना वोटिंग कर रहे हैं, सारे कोरोना के जितने भी नॉर्म्स हैं उनका फॉलो कर रहे हैं। उस चीज से लगता है कि अब बिहार में जो है ना, जो भी शिक्षा की वजह से है या दूसरी वजह से है, अब बिहार जागरूक हो चुका है। आज जो है ना वर्चुअल रैली की वजह से सबसे बड़ा फायदा जो है देश को या हिंदुस्तान को सबको होने वाला है, वो इस बात का है कि अब जो खर्चे पहले प्रत्याशी अपने साथ हुजूम लेके चलते थे, 200-400 लोग चलते थे, इस बार अब ऐसा लगने लगा है कि आगे चल के हमें एक ऐसी परिपाटी बन जाएगी, ऐसा एक उदाहरण बन जाएगा जिससे कि जो है ना लोगों को लगेगा कि चुनाव वर्चुअल भी कराए जाते हैं, चुनाव बिना खर्चे की भी कराए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है गोस्वामी जी कि जहां बिहार में कोई भी चुनाव बिना किसी झगड़े फसाद के कहीं नहीं खत्म होता था, तो आज जो है ना पहला चरण बिना किसी जो ना झगड़े फसाद के खत्म हो गया। अगर हम एक मुंगेर की घटना की बात छोड़ दें तो आज चुनाव इतनी अच्छी तरह से संपन्न हो गया कि हम ये बिहार को बिहार नहीं कह सकते हैं, हम किसी भी अच्छे से अच्छे प्रदेश से इसकी जो है ना उपमा कर सकते हैं। और रह गई दूसरे और तीसरे चरण में, तो यही अगर रहा तो बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज जाएगा, क्योंकि 52-53% पिछली बार भी चुनाव में वोटिंग हुई थी। इस बार अगर 54-55% वोटिंग हो रही है तो ये बहुत अच्छा परसेंटेज है और ये बहुत अच्छा मैसेज है देश के लिए भी और सभी के लिए कि चुनाव कोरोना की वजह से आज की डेट में चुनाव में मतदाता पीछे हटने वाला नहीं है। उसने अपनी ये ठान लिया है कि हमें अपना मताधिकार करना है, चुनाव जैसी परिस्थितियों में हमें उसका सामना करना पड़ेगा और वो कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल एकदम कर रहा है गोविंद सिंह जी, ये लग रहा है। और अगर आप देखें सुशील कुमार जी कि अब की बार जैसा चुनाव का माहौल होता था ना, कहते थे लोग बाग शराब भी, पैसा भी, धन बल, जनबल और बहुत सारी चीज़ों का नाम लिया जाता था, लेकिन बिहार ने यह दिखा दिया है कि किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुद्दों पे बात करें तो आप देखिए कि 5 लोग ही वोट मांगने जा रहे हैं, परसेंटेज उतना ही आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ये वास्तव में आगे के जो चुनाव है उसके लिए, और जो दूसरे प्रत्याशी अब दूसरे स्टेट में चुनाव होंगे उनके लिए राहत भरी हो सकती है कि भाई अब खर्चा वर्चे की बात नहीं होगी, अब बात विकास और मुद्दों पे या आपके समझाने पे कि प्रत्याशी कौन। क्योंकि इस बार का जो सिनेरियो आप देखेंगे, जो पूरा का पूरा बिहार ने जो किया है एकदम अलग है, मतलब कि देश के अंदर बदलाव की स्थिति आ रही है। जी देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि चुनाव में, किसी भी चुनाव आप देखेंगे जी, राजनीतिक दलों ने कहीं कहीं बेजा एनर्जी झोंकी है जी, जरूरत नहीं रही है पहले भी जी, क्योंकि जो लोग
कांग्रेस के होंगे या राजदा के होंगे या फिर एनडीए के होंगे, भाजपा के, जेडीयू, किसी भी संगठन से ताल्लुक रखते हैं, एक मतदाता तो क्लियर कट है कि जब भी इलेक्शन होगा हम इसको वोट देंगे, उसको आप प्रचार करिए या ना करिए। और एक मतदाता ऐसा भी होता है जो डायलेमा में होता है, अगर वो किस प्रत्याशी अच्छा लग गया, बात अच्छी लग गई, विचार अच्छे लग गए तो उसका मत बदल सकता है। लेकिन जहां तक सवाल मत प्रतिशत का है, मत प्रतिशत में अगर पिछला 2015 से तुलना करें तो पहला चरण वहीं जाता हुआ दिख रहा है जैसा कि पहले था। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इस बार राजनेताओं को या कहा जाए दलों को एक तो धन इतना शायद नहीं व्यय करना पड़ा होगा, और आफ्टर ऑल वो धन घूम करके जनता का ही होता है। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में कह सकते हैं धन बल की थोड़ी बचत हुई है, बाहुबली लोग नहीं बनने का प्रयास किए, और जनता ने लाइन में खड़े होकर के कोरोना के साथ भी, यानी इट मीन्स कि इस माहौल में भी आपको मत वो दे दिया वो मत। और सबसे बड़ी खास बात जो आपने मुंगेर के घटना कही, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसी आई भी नहीं है सूचना कि कोई इस तरह की गड़बड़ी। लेकिन इसमें मैं गोस्वामी साहब ये कहना चाह रहा था कि जो सवाल दो दलों के बीच का जो लड़ाई है, इसमें क्या कानून व्यवस्था 15 साल से जो नीतीश जी की है उसकी एक वजह मानी जाए, या मतदाता का विचार ऐसा बन गया है कि हमें इलेक्शन पे फोकस करना है और किसी तरह से हमें चाहे सत्ता परिवर्तन करना है या प्रतिष्ठित करना है, लेकिन हमें इलेक्शन पे फोकस करना है, लड़ाई पे फोकस नहीं करना है। तो यहां जनता को भी आप महत्वपूर्ण माने, और मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से नीतीश जी को भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और जो लहर है बिल्कुल, और चुनाव आयोग को भी महत्वपूर्ण माना जा सकता बिल्कुल है। मैं एक और बोलना चाह रहा था कि जो लहर की जहां तक बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब सर चुनाव जो है ना बड़े समीप से गुजरते हैं तो सब लोग वोटर पे नजर रखते हैं। जैसे पिछला इलेक्शन आप देखेंगे कि महागठबंधन और जो एनडीए के बीच का था, तब तो नीतीश जी लालू जी के साथ थे, तो उसमें जो लड़ाई थी, वाक युद्ध जरा देखिए, यही मोदी साहब और नीतीश कुमार के बीच जरा शब्दों को देखिए जो अभी आलोक जी शब्दों की तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं रहा जी। शब्दों के झगड़े थे, उस शब्दों में ही इलेक्शन काफी निकल गए, आप शब्दों में ही। लेकिन इस बार इससे भी लोग बचे, हालांकि नीतीश जी एक आध जगह बोल दिए थे वोट नहीं देना है, मत देना, ऐसा वैसा बोल दिए हैं, लेकिन टोटलिटी में देखा जाए तो जनता ने भी, निर्वाचन आयोग ने भी, और मैं इसका थोड़ा क्रेडिट नीतीश जी की कानून व्यवस्था को भी दूंगा। नहीं बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि जिस तरह सारा ध्यान अगर आप देखें तो पुलिस के ऊपर तो सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि जरा सी घटना हुई नहीं और पुलिस के ऊपर तो फिर टूट पड़े सब लोग बाग। लेकिन आप देखिए कि जब इतनी बड़ी चीजें हुई हैं तो पुलिस की तारीफ करने का एक हक भी बनता है, और तारीफ करनी भी चाहिए, क्योंकि काम अच्छा हुआ है तो अच्छे काम की तारीफ होनी भी चाहिए। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महापर्व की, महाउत्सव की। जी हाँ, बिहार के अंदर जिस तरह लोगों ने कोरोना जैसी इस महामारी में भी बाहर आकर लगभग 54-55% अपने मत का प्रयोग किया, अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि लगातार हर कोई इस पर नजर रखे हुए था कि बिहार का चुनाव अब की बार बड़ा खास है। लेकिन खास किस वजह से था? खास के लिए यही सारी चीज थी कि कोरोना को लेकर कैसा होगा चुनाव, किस तरीके से लोग बाहर निकलेंगे, किस तरीके से वोट डालेंगे। आखिर बहुत सारी बातें अब की बार बिहार में चल रही थी, लेकिन बिहार ने एक नजीर बना दी। बिहार ने चुनाव का नजरिया बदल दिया। जो धन बल, बाहुबल, जितने भी बल लगते थे, सारे बल, दल बल सब निकल गए, और अब खाली जनता का बल दिख रहा है। और हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। अंजनी कुमार जी, एक बात अगर आप देखें चौंकाने वाली, हम देख रहे थे कि करोड़पति मतदाताओं की संख्या बहुत लंबी चौड़ी है प्रथम चरण में ही, तो ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाला खुलासा है। आप देखेंगे लगातार कि जिस तरह से आप अब की बार, तो क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा था कि भाई आपको अपना जब चुनाव लड़ने आना है तो लेखा जोखा रखना पड़ेगा, तो जो लेखा जोखा सामने आया तो बहुत सारे लोग करोड़पति वहां निकल कर आए।
तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो धन बल वाली बात थी वो यहाँ लागू होनी थी, लेकिन जिस तरह से अब की बार किसी की कुछ नहीं चली, तो ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाली चीज़ है। और दूसरी बात जो हम ये कहेंगे कि एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो भी दागी प्रत्याशी हैं उनको लेकर चुनाव आयोग ने एक नियम जारी कर दिया था, उसको लेकर आप वहां कैसे देखते हैं कि कितना असर उसका अब की बार इस प्रथम चरण में दिखा आपको? लोगों का उस जो मैं कहूंगा दागी प्रत्याशियों को लेकर एक मन बना हुआ था कि भाई अब की बार तो कहा गया था कि भाई आपको टीवी चैनल पे भी चलाना है कि मेरे ऊपर ये दाग हैं, तो ये बहुत सारी चीजें थी वहां पर। कैसे देखते हैं आप और क्या लगता है इस बार आपको क्या हुआ? जी अंजनी जी। देखिए, जिस तरह से कोरोना को लेकर के लोगों में संशय की स्थिति थी उससे जी गुस्सा जी जो लोग निपट करके जब लाइनों में गए, मतदान के लिए गए, तो उसी समय साफ हो गया कि जो कोरोना है वो कोरोना का डर लोगों में नहीं है। लेकिन जहां तक बात है बाहुबल, धनबल और जनबल की, तो जो धनबल की बात कर रहे हैं तो जो नेता है, प्रत्याशी हैं, वो करोड़पति हैं और जब चाहे वो किसी पार्टी से हो या फिर निर्दलीय हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी जो लेखा जोखा यदि आय व्यय का लिया गया, तो उन्होंने जो अपने चुनाव आयोग के साथ जो अपने रिपोर्ट दी उसमें ये जरूर उन्होंने बताया कि हमारे पास धन जो है वो इतना धन है, हमारे पास इतना धन है। तो जो धनबल था वो धनबल जो चूंकि हाईटेक हो गया ये चुनाव, इसलिए हाईटेक की वजह से बहुत सारी चीजें जो है निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि धन की इसमें जरूरत नहीं पड़ी, धन की भी इसमें जरूरत पड़ी, लेकिन लोग आदी हो चुके थे। जो कोरोना के शुरुआती दौर थे उस शुरुआती दौर से निकल करके हम आदी हो गए कि किस तरीके से हम ऑनलाइन काम को कर सकते हैं, किस तरीके से हम हाईटेक, चाहे वह नेट का जमाना है, नेटवर्क के जरिए या फिर मोबाइल के जरिए किस तरीके से हम अपने कामों को कर रहे हैं, किस तरीके से हम सारी चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं। तो यह एक जरूर हो गया कि अब लोग जो है वो इसको अपना चुके हैं, कैसे हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं बगैर आमने सामने हुए, बगैर एक दूसरे को देख करके। हालांकि जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी लोग हैं उन्होंने बताया कि जो चुनाव होता था, चुनाव में जो जनबल था उस जनबल को दर्शाया जाता था, जो भीड़ थी वो इकट्ठा की जाती थी भीड़ कि देखो भाई हमारे रैली में इतनी भीड़ है। तो इस तरह की बातें इस बार जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं नजर आई कि लोग जो है वो जागरूक हुए। लोगों को, जो जागरूक लोग हैं या जो लोग हैं उन तक अपनी बातों को पहुंचाना, या जो जितने भी प्रत्याशी थे चाहे वो किसी दल के हो या किसी गठबंधन के हो, उनका यह मकसद था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा दे। यदि हम स्पष्ट रूप से आमने सामने न होकर के, चूंकि कई ऐसी पाबंदियां थी और उन पाबंदियों को का पालन करना था जिसकी वजह से लोग जो है वो ऑनलाइन कनेक्ट हुए, जो उम्मीदवार थे वो जनता से साक्षात कनेक्ट न होकर के ऑनलाइन कनेक्ट किए और अपनी बातों को उन्होंने समझाने की कोशिश की, अपने जो मुद्दे थे उन मुद्दों को जनता के बीच लाने की कोशिश की ताकि जनता को यह पता चल सके कि हम किस मुद्दे पर मैदान में हैं। तो जो दागी प्रत्याशियों को लेकर वहां क्या नजर आया? जिस तरीके से कहा जा रहा था कि हर पार्टी को निर्देश दे दिए गए थे कि जो भी दागी प्रत्याशी हैं उनका भी आपको प्रचार प्रसार करना होगा अलग से। जी अंजनी जी। हाँ, निश्चित रूप से जो दागी प्रत्याशी थे उन दागी प्रत्याशियों को चुनाव आयोग की तरफ से यह निर्देश जरूर दिया गया था कि आपको जो है वो कम से कम 3 बार जो है वो चैनलों पर आकर के अखबारों के माध्यम से लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो है हमारे पास इतने सारे केसेज हैं, हमारे ऊपर इतने सारे केसेज हैं, जिन केसों के रहने के बावजूद हम चुनाव मैदान में या हम प्रत्याशी बने हुए हैं। तो लोग जरूर पहले ये बातें होती थी कि दागी प्रत्याशी है, दागी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाना है, या दागी प्रत्याशी है तो किस तरह का में लगा हुआ है, या आम लोग नहीं जान पाते थे उतनी तरह से। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया, निर्देश दे दिया कि आपको उनको बताना होगा जो बताता है स्पष्ट रूप से कि आपके ऊपर किस तरह के आरोप है, किस तरह के दाग आपके ऊपर लगे हुए हैं। अब यह जनता के ऊपर है कि जनता उन दाग के बावजूद, उन आरोपों के बावजूद यदि उन्हें चुनती है तो ये जनता की जिम्मेवारी होगी, जनता का यह हक होगा। तो यह अलग बात है, लेकिन यह जरूर है कि जो लोग हैं उन लोगों को यह जरूर जानने का हक था पहले भी, जो नहीं जान पाते थे, लेकिन इस बार लोग जान पाए कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारे जो क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर किस तरह के आरोप लगाए गए हैं। जी बिल्कुल अंजनी जी। अब की बार तो हमें लग रहा है कि बिहार, जब मतदान के बाद जब मतगणना की गिनती शुरू होगी तब यह पता चल पाएगा कि यह जो दागी वाला प्रश्न था वह कहां तक लोग उसको समझ पाए, लोगों ने उसको हाँ बिल्कुल, लोगों ने सर्फ साबुन हाथ में
लेकर वोट किया है या डायरेक्ट कर दिया, ये सब तो अब क्योंकि भविष्य के गर्भ में अब तो कैद हो गया है, तो तभी पता लगेगा जब वो कहते हैं ना पिटारा खुलेगा, जब सिमसिम का दरवाजा खुलेगा तब पता लगेगा कि अब क्या होगा। लेकिन अपने आप में जिस तरीके से अब की बार का चुनाव बिहार के अंदर हुआ है ये बड़ा खास है और हर कोई नजर रखे हुए, और जिस तरह से आज लोगों ने देखा तो नई परंपरा तो चलती दिख रही है। अजय जी अगर हम बात करें बिहार के अंदर, आप देखेंगे कि जो सभाएं पहले बड़ी बड़ी होती थी बहुत, और आप देखिए प्रत्याशी का सबसे ज्यादा खर्चा या मैं कहूंगा पार्टियों का सबसे ज्यादा खर्चा जो था वो इस तरीके की सभाओं में ज्यादा होता था। उसके बाद फिर गाड़ियों की व्यवस्था, लोगों को ढोके लाना, लोगों को लेके जाना, बहुत तरह के आरोप भी बहुत सारे लगते थे, उसमें झगड़े भी बहुत सारे होते थे। लेकिन अब की बार तो सभाएं भी होनी, और आप देखिए कि जितने भी पार्टियां थी, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वो इनकी तेजस्वी की पार्टी हो, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, कहीं भी इस तरीके की स्थिति नहीं बनी कि कोई ऐसी बातें आई हो कि यहां पर इस तरीके का माहौल हो गया बड़े तरीके से। तो क्या वास्तव में बिहार की जनता ये समझ गई है कि कोरोना को तो हराना ही है, साथ ही साथ हम ये तो कह रहे हैं कि जनादेश को हम ये कह रहे हैं कि जनादेश आया है, और जनादेश एंटी इनकम्बेंसी का भी है या उसके पक्ष में भी है। हम ये भी मान सकते हैं कि जिस तरह से अजय जी अब की बार पहले चरण में 55% के लगभग वोट पड़ गई है, ये भी तो हो सकता है कि एक तरफा ये मन बनाया है वो बिहार ने कि अब की बार जो भी होगा एक तरफा होगा, अब की बार संशय की स्थिति नहीं रहेगी। अजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं गोस्वामी जी, ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफा वोटिंग हुई हो या एक तरफा रहे। लेकिन जो चुनाव इस बार हुआ है, जिस तरह से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्मार्ट वे में इलेक्शन हुआ है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बखूबी इस्तेमाल हुआ है और जिसके परिणाम हमने देखे हैं। चुनाव में पैसा कम खर्च हुआ है, भीड़ नहीं आई, और कोरोना की वजह से हमने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सही ढंग से इस्तेमाल होते हुए देखा है, और ज्यादा से ज्यादा रीच जो है युवाओं तक पहुंची है, जिनके हाथ में मोबाइल फोन है, और जिसका जिक्र आज जो है पीएम मोदी ने खुद अपने उसमें कहा है संबोधन में कि जो है लोगों को हमने मोबाइल फोन भी दिए हैं। तो टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल या गैजेट्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल युवा वर्ग करता है, और युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए ही लोगों ने अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं, और वो कितना उनको कन्विंस कर पाए हैं, कितना उनको समझा पाए हैं, इसीलिए जो उनसे रिलेटेड मुद्दे हैं वो भी रखे गए। और दूसरे इसके अलावा जैसे हम दागियों की बात कर रहे हैं, तो शायद दागियों के लिए भी कुछ इस तरह के समीकरण बैठाए गए होंगे जिसे हम कहते हैं जातीय समीकरण। क्या जातीय समीकरण के आधार पर भी कुछ लोगों ने अपने उम्मीदवारों को वोट डाले होंगे। तो जो इस बार का चुनाव है वो अपने आप में बहुत अनूठा है और अलग है। मैं इसको एक बदलते बिहार का या नए बिहार का चुनाव कहूंगा, क्योंकि ये कोरोना के बाद होने वाला नए बिहार का चुनाव है जो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, और इसके रिजल्ट बहुत ही अलग आएंगे। और यदि हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं या एक तरफा की बात करते हैं, तो मैं आपको या 90 के दशक में ले जाऊंगा, जब लगभग 60 से ऊपर मतदान हो, 60% से ऊपर मतदान हुआ था, और मंडल कमंडल की जो वजह से जो माहौल बना था, उसके बाद जो है हमने अलग तरह की राजनीति या अलग तरह के लोगों को सत्ता में देखा। मैं लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं, जो निकल के बाहर आए थे, और कांग्रेस जो है बैकफुट पर चली गई थी, और आज तक वो जो है वापस आने के लिए छटपटा रही है। तो ये जो चुनाव है इसमें किसको फायदा होगा और मतदाताओं ने किस किस को चुना है, वो मैं समझता हूं हमें 10 तारीख तक पता चल जाएगा। बाकी आज के चुनाव का असर हमें अगले जो चरण के चुनाव हैं 3 तारीख के 7 तारीख के मतदान में, उसमें भी देखने के लिए मिलेगा। जी बिल्कुल। अजय जी अगर आप देखें, लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई बिहार ने बदलाव की शुरुआत की है, और ये बिहार के बदलते परिवेश का एक नया चुनाव है। बिहार के अंदर इस तरीके की नई परंपरा आएगी। हम इसे ऐसे क्यों नहीं देखते अजय जी कि देश के अंदर, अजय जी कि देश के अंदर भी बदलाव की स्थिति आ रही है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये खाली बिहार को बदलने की स्थिति में नहीं है, ये चुनाव पूरा देश देख रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी परंपराएं अब आप ये मान के चलें कि पूरे देश के अंदर लागू होनी चाहिए, क्योंकि जो हो हल्ला जिस तरीके का माहौल रहता था, बिहार ने जता दिया, दिखा दिया कि ऐसा भी हो सकता है। गैजेट का उपयोग कीजिए,
वर्चुअल रैली कीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको उस तरीके का माहौल बनाने की, उस तरीके की चीजें करने की। तो चुनाव तो देश को भी एक सीख दे रहा है। नहीं, चुनाव आयोग ने ये, अब तो हम कहेंगे चुनाव आयोग ने मोहर लगा दी कि अगर आप हमारे पे विश्वास करेंगे और हमारी तरीके से आप देखेंगे तो हम इस तरीके से भी चुनाव करा सकते हैं, बशर्ते पार्टियां उसमें साथ आए। जी अजय जी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह के चुनाव को मैं कहता हूं अगर ये रोल मॉडल बनता है तो बाकी की जो एशियन कंट्रीज हैं या फिर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें वहां पर भी ये फॉलो होगा। ये बिहार का जो मॉडल है, ये अब इसको बिहार, ये जो चुनाव हुआ है ये इसको बिहार मॉडल के रूप में कह सकते हैं। ये याद रखा जाएगा कि बिहार में इस तरह का चुनाव हुआ, तो मतदान ऐसे हुआ और लोग इस तरह से पहुंचे। यदि हम पहले आम चुनाव की बात करते हैं 1952 से लेकर अब तक यहां तक का सफर की हम बात करते हैं, तो किस तरह के कयास लगाए जाते थे या किस तरह की बातें कही जाती थी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से कि हिंदुस्तान में आम चुनाव कराना टेढ़ी खीर है। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से बेहतरीन काम किया है चुनाव दर चुनाव, आज वो हमारे सामने है कि बिहार का चुनाव बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्मार्ट वे में हुआ है, जहां पर टेक्नोलॉजी का बखूबी इस्तेमाल हुआ है। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी की बात पर ही बात है। जिस तरह गोविंद सिंह जी, अगर आप देखें इस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारे सवाल थे। ऐसे में जो नई पीढ़ी है वो शुरू से इस बात को कह रही थी कि भाई अब कम से कम जब हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देश में हमें आगे बढ़ना है, हम ये कह रहे हैं कि कुछ नयापन आना चाहिए। तो लेकिन चुनाव का जो ठर्रा था, आप देखेंगे लगातार उसी ठर्रे पे चुनाव चलते आ रहे थे पूरा, और कुछ आरोप ऐसे भी लगते रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो ईवीएम मशीन है उसे लेकर भी हो हल्ला रहता था शुरू से ही, लेकिन इस बार आप देखें कि ये जो चुनाव है ये हर तरीके से, आज तो पूरा दिन में इस तरीके की कोई बातें ही नहीं आई। तो जो रोल मॉडल की जो बात अजय ने बोली है, वास्तव में रोल मॉडल साबित होने जा रहा है, क्योंकि वर्तमान के आप स्थिति में देखें तो ये बिहार चुनाव रोल मॉडल पूरे देश के लिए बनने जा रहा है वर्तमान में। जी गोविंद सिंह जी, पूरे देश के लिए बनने जा रहा है वर्तमान में। जी गोविंद सिंह जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और अजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये बिहार का जो चुनाव है ना, ये बिहार के साथ साथ पूरे देश के लिए जो है ना रोल मॉडल बनेगा। और इसकी जो सबसे ज्यादा हमें सराहना करनी चाहिए वो चुनाव आयोग के साथ साथ वहां के पुलिस फोर्स की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि उसने बखूबी अपने चुनाव अच्छी तरह से, उसका पहला चरण अच्छी तरह से निपटा दिया। और हम ये भी आशा करेंगे कि हमारा जो दूसरा चरण है और तीसरा चरण है वो भी अच्छी तरह से निकलना चाहिए। और अभी हम जब बात कर रहे थे कि अब ये चुनाव में जो हमारा रैलियों का खर्चा होता है वो इस बार बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि ना कोई उनको गाड़ी का इंतजाम करना पड़ा, ना किसी सवारी का इंतजाम करना पड़ा, ना कोई हायर मजदूर ढूंढने पड़े कि भाई 500-500 रुपए ले लो और साथ में चलो, और ना किसी को उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ा कि यार हम किसके साथ जा रहे हैं किसके साथ नहीं जा रहे। क्योंकि जो संघर्ष की परिस्थितियां बनती हैं वो इन्हीं सभी की वजह से बनती हैं, क्योंकि जो वोटर होता है, जो जनता होती है वो नॉर्मली बहुत ज्यादा विचलित नहीं होती चुनाव के टाइम में। हमारे 5 ही 10% ऐसे होते हैं जो ये सारे डिस्टर्बेंस पैदा किए रहते हैं और उन्हीं की वजह से इस टाइप की अराजकता होती है। जी बिल्कुल, अराजकता। और इस चुनाव में एक चीज तो क्लियर हो गई कि बिहार ने ये पूरे देश को संदेश दे दिया कि हम जी नहीं बिल्कुल एक बड़ा संदेश कि हम किसी भी चुनाव को अगर वर्चुअल उसमें ऑनलाइन में कराते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, चुनाव ऐसे भी कराए जा सकते हैं। नहीं बिल्कुल, ये अपने आप में एक सीख तो दे दी, क्योंकि ये रोल मॉडल तो बन गया। बार बार कोरोना बिहार चुनाव के बाद में उम्मीद ये करनी चाहिए। हाँ जी हाँ बोलिए जी, कि हमारा जो पश्चिम बंगाल के चुनाव है वो भी इसी तरह से निपट जाएं। जी ये भी अपने आप में अभी एक और नई चुनौती आने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें सुशील कुमार जी, आप देखें कि रोल मॉडल तो बनी गया, क्योंकि अपने आप में कोरोना को लेकर हर किसी की नज़र थी, और खासकर बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि बिहार के अंदर चुनाव होगा कैसे। खुद बिहार के जो पार्टियां हैं वो भी असमंजस में थी अब की बार तो, कि ये अभी नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। लेकिन आप देखिए सारी चीज़ें सही रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेन हम एक बात और कहेंगे कि क्या वास्तव में सुशील कुमार जी बदलाव दिख रहा है, या हम ये कहेंगे कि इस शुरुआत को यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर आगे नई चीज़ें आएंगी। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, एक रोल मॉडल बनता है उसके बाद वो फिर बाद में दिखाई नहीं देता बहुत सारी जगह। आप देखें लगातार फिर वो बंद होता चला जाता है। लेकिन
अब कोरोना के वक्त जब एक चीज सक्सेस हुई है तो आगे भी बढ़कर और जगह भी इस तरीके की परंपरा डाली जानी चाहिए। उसके अलावा इस बार आपको चुनाव में क्या कुछ खास नजर आया सुशील कुमार जी, जो आपको लगता है कि यार अब की बार चुनाव में ये खास है, और कमियां क्या थी? जी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 बात मैं बोलूंगा इस पे। आपका क्वेश्चन बड़ा सॉलिड है जी। मैं इसको बिल्कुल एक परफेक्ट मॉडल तब मान पाता जी जब हमारे जो शीर्ष लीडर केंद्र में काम करते हैं जी वो दिल्ली में बैठ करके बिहार की जनता को मोटिवेट करते। जी जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बिहार जा करके अगर मंच लगा के स्पीच दे रहे हैं जी तो वो बच के देना चाहते हैं स्पीच, ये इरादा जता रहे हैं जी। लेकिन कोरोना के कारण वो सावधानी ले रहे हैं। ये हो सकता है कितना ले रहे हैं ये दिख भी रहा है, बट वो इरादा तो ये दिखा दिए कि साहब कोरोना है इसलिए ऐसा ऐसा कर लेते हैं, बट स्पीच देने गए हैं। पिछले बार 26 रैलियां की, इस बार कितनी रैली कर रहे हैं अभी धीरे धीरे सब पता चल जाएगा जी। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाह रहा था कि आपने क्या मजबूरी के कारण ये रोल मॉडल बना रहे हैं जी, क्योंकि कोरोना काल का चुनाव है जी। कल अगर फरवरी में कोरोना खत्म हो गया और किसी प्रदेश में चुनाव होता है, या मान लो अगला बंगाल में ही चुनाव होता है जी। तो क्या वहां रैलियों के अंबार नहीं लगेंगे? जी। अगर रैलियों के अंबार लग गए तो ये बिहार रोल मॉडल नहीं कहलाएगा जी। रोल मॉडल तब होगा जब हमारे शीर्ष लीडर टेम्पो में, ट्रक में, जैसे अभी वो कह रहे थे कि 500 दिहाड़ी देकर के वहां मैदानों में भरेंगे नहीं लोगों को, और खचाखच लाखों की भीड़ में तब प्राइम मिनिस्टर या गृह मंत्री या शीर्ष लीडर या अभिनेता, नेता, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, पूरी शीर्षस्थ उनके नेतृत्व जाके खड़े होकर के जब आवाज लगाते हैं गूंज, अगर ऐसा करने का जैसा कि होता रहा, अगर आगे कोरोना के बाद ऐसा होता है तो ये कोई रोल मॉडल नहीं होने वाला। ये सिंपली एक परिस्थिति के कारण ऐसा हुआ, जिसको बोलते हैं कि बारिश हुई इसलिए हमने छाता ताना था, अब जाड़ा आ गया हम छाता रख देंगे अंदर। तो ये कोई मतलब परफेक्ट रोल मॉडल अभी होने में आपको गोस्वामी साहब, हम लोगों को कोई अतिवाद हम नहीं बोल रहे हैं। अगर बंगाल के चुनाव में प्राइम मिनिस्टर वर्चुअल एक एस्पेक्ट लेते हैं, कंसेप्ट लेते हैं, गृह मंत्री वहीं दिल्ली से बोले, अरे भाई जब सबके पास आपने एंड्रॉइड दिया है, सबको टेलीविजन दिया है, सबके पास केबल नेटवर्क है, इंटरनेट आता है, जियो है, फलाना, कहाँ नहीं पकड़ रहा नेटवर्क। हालांकि अभी पता चल भी गया कि ऑनलाइन एजुकेशन में कहाँ नहीं पकड़ रहा, अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी जो लोगों के पास है उस सुविधा में आपको आधा वोट देते हैं लोग। भाई 55% लोग वोटर आए, अगर उसमें 60-70%, सर हम लोग भी एग्जाम देते हैं, पूरे सवाल करते हैं, 60-70 नंबर पाते हैं, तो आप पूरी रैली कीजिए, 50-55% हो रहा है, उसी में कोई ले लेगा अपना 42-43-33 करके मिल बांट के हो जाता है सीट। तो मैं बिहार के इलेक्शन को अभी बिल्कुल 100% रोल मॉडल मानने के मतलब पक्षधर इसलिए नहीं हूं क्योंकि ये आगे जो आपने क्वेश्चन कहा है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर के फिर वही रेला लगने लगे, फिर। और एक बात आप समझते क्यों नहीं हम लोग कि अगर यही इलेक्शन मई में कराना होता जी तो क्या प्राइम मिनिस्टर वहां जाते? मैं समझता हूं वो बिल्कुल नहीं जाते। उन्होंने भी देख लिया कि कोरोना पहले 97,000 गया, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, अभी नीचे आ रहा, 90% से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। बोले अब चलो यार चलते हैं वहां पे, हम भी अपना थोड़ा सा कुछ बोट वोट का इंतजाम करते हैं। नहीं तो गृह मंत्री से पूछिए ना, अमित शाह जी से, काहे पहली वाली वर्चुअल बांस के बगीचे में भी तो टीवियां लगी हुई थी, वो क्यों नहीं गए? उस समय कोरोना था। इसका मतलब कोरोना जैसे जैसे डैमेज होगा ये लोग इलेक्शन को बाय रैली मैनेज करेंगे जी। तो मैं अभी जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन दूसरा जो आपने कहा कि पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया। पॉजिटिव बात यह है, एक पॉइंट बता दूं कि क्या लोग 15 साल की सत्ता को अगर प्रतिष्ठित करते हैं जी नीतीश कुमार को, तो मैं समझता हूं कि सुशासन बाबू को चाहते हैं जी, गुड गवर्नेंस चाहते हैं, ओपन अप्रोच चाहते हैं, संवेदनशीलता चाहते हैं, एक खुला दृष्टिकोण या लोक कल्याण हो सकता चाहते हैं। क्योंकि ये कहा जाता रहा है कि लालू के शासनकाल में काफी गड़बड़ियां हुई। अब लालू के जो उत्तराधिकारी हैं तेजस्वी, अगर उनको लोग लाते हैं तो इसका मतलब है कि यह इलेक्शन का बदलाव है सर जी। सवाल जंगल राज का लाना या सुशासन को हटाना नहीं है,
यह व्यक्ति का बदलाव है। जैसे हम अपना फ्रिज, टीवी, मोबाइल ऐसा बदलने लगते हैं, सैचुरेटेड ना हो गए हों, ये देखना है नीतीश कुमार को। बिल्कुल कि क्या उनसे लोग सैचुरेटेड ये तो अब एक चीज तो मानेंगे ही ना कम से कम कि पब्लिक ने तो अपना योगदान पूरा दे दिया। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कहीं संशय उन्होंने छोड़ा ही नहीं किसी के लिए भी। भाई जैसे पहले था ऐसे ही अब आ गए हैं पूरा का पूरा। तो जो पब्लिक का काम था, जो जनता ने करना था, जनता ने पूरा किया। जनता को अब आप दोष नहीं दे सकते। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव जनता ने किसका किया, ये तो भविष्य के गर्भ में कि सुशासन का किया या उन्होंने जंगल राज का किया है, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन एक टैग सर लिखा हूं जी, अभी डिबेट में आने से पहले फेसबुक पे मैं लिख के आया जी कि फ्री वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन बनाम 10 लाख रोजगार पर आज 7 बजे नेटवर्क 10 के लाइव परिचर्चा में रहूंगा। जी, ये मैं बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं। अंजनी कुमार जी, वर्तमान में अगर आप देखें, क्योंकि अब तो परंपरा चली गई है, हम ये कहेंगे कि ठीक है बहुत सारी चीजें निगेटिव भी होती हैं, बहुत सारी बातें नकारात्मक भी आती है, लेकिन अगर हम उसका सकारात्मक पहलू देखें और हम बात करें कि वास्तव में इसे एक रोल मॉडल मान लेना चाहिए, उस रोल मॉडल के बाद कहीं ना कहीं एक नई परंपरा आएगी। भाई कहीं से तो शुरुआत करेंगे ना अंजनी कुमार जी। भाई बिहार से शुरुआत हुई है तो उसके बाद धीरे धीरे करके वो उत्तर प्रदेश भी आएगी, बंगाल भी आएगी, वहां भी आएगी, क्योंकि शुरुआत करने के लिए कोई एक जगह चाहिए। अब आपको अंजनी कुमार जी क्या लगता है कि जिस तरह से अब की बार जो रैलियों का हुजूम निकलता था, बहुत कम जो अभिनेता वाली बात अभी सुशील कुमार जी ने बोली, अजय जी ने भी बोली कि रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए चेहरे लाए जाते थे, अब की बार तो वो चेहरे भी नहीं दिखे। अब की बार तो बहुत सारे अभिनेताओं का धंधा पानी बंद हो गया। तो कैसे आपने देखा वहां पे, क्या आपको लगा कि इस बार उस तरीके का जो चलन था वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता था? अभिनेताओं का आना या किसी भी सेलिब्रिटी को लाओ, भीड़ जमा करो, उन्हें समझाओ, ये अलग बात है कि वो वोट देंगे नहीं देंगे, उनका असर कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, तो ये भी परंपरा का वहां पे हम कहेंगे कि ध्वस्तीकरण हो गया। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंजनी जी। जी गोस्वामी जी, जहां तक परंपराओं के खात्मे की बात है तो निश्चित रूप से जो यह चुनाव है, यह चुनाव एक लाइन तय करेगा कि हम इस तरह से भी चुनाव जो है वो आयोजित कर सकते हैं, हम इस तरह से भी अपनी व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं। जो पहले रैलियां होती थी, उन रैलियों में जो धन बल का इस्तेमाल किया जाता था, लोगों को लाया जाता था और भीड़ इकट्ठा की जाती थी, और भीड़ ही आकलन होता था लोगों का कि हम जो जितनी ज्यादा भीड़ होती थी लगता था कि उसके ही पक्ष में मतदान होगा, उसके ही पक्ष में लोग हैं। हालांकि वो भीड़ सभी में, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात करें तो वही चेहरा नजर आता था सभी जगहों पर। तो वो लाए जाते थे, बुलाए जाते थे, और कितना वो परिवर्तित होता था मतदान के रूप में, कितना परिवर्तित होता था वोट के रूप में, वो जब परिणाम आता था तो पता चलता था। तो निश्चित रूप से जो पहले यह लोग करते थे कि पहले हम अपने रैलियों में लोगों को जुगाड़ करें, लोगों का इंतजाम करें, ताकि जो वोटर्स हैं उनको लगे कि नहीं इनके साथ ज्यादा बाहुबल है, इनके साथ ज्यादा लोग हैं, इस वजह से आकर्षित होकर के उनके प्रति वोट जो है दिया जाए। तो इन चीजों को नकारा गया है जरूर निश्चित रूप से, क्योंकि अब उस तरह की रैलियां नहीं हुई, उस तरह के रैली आयोजित करने की मंशा भी लोगों को नहीं दिखाई पड़ी। जो प्रत्याशी थे या जो पार्टियां थी उन लोगों ने भी सीमित दायरे में रैलियों को आयोजित किया, और लोगों तक पहुंचाने की बात, अपनी बात पहुंचाने का माध्यम जो है वो इंटरनेट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर हम ये कहें तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाने की बात कही गई। तो यह एक जरूर है कि जो रैलियां आयोजित की जाती थी उन रैलियों का अब रुख जो है वो बदल सकता है। अब हम इस तरह से रैलियों को आयोजित कर लोगों को आकर्षित करें, यह अब परिपाटी जो है खत्म हो सकती है इस चुनाव के रास्ते। और जहां तक नजीर की बात है तो हम इस टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं, क्योंकि यह जो टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को जब बिहार में पूरी तरह से निश्चित रूप से चुनाव आयोग और प्रशासन के जो लोग हैं, जो जिलाधिकारी हैं, जो निर्वाचन के कामों में लगे हुए पदाधिकारी हैं, उन सबका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है इस चुनाव में कि किस तरीके से इस संकट काल में भी सही तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जाए, और यह इसमें वो पूरी तरह से सफल रहे हैं। तो अब यह लगता है कि नहीं अंजनी कुमार जी की अब की बार जिस तरीके का ये चुनाव हुआ है इसने अपने आप में एक नजीर भी बना दी और सफलता भी है, इसमें पुलिस का योगदान भी पूरा है, और हम कहेंगे चुनाव आयोग का तो पूरा का पूरा योगदान है, यह श्रेय देना भी चाहिए क्योंकि अपने आप में महत्वपूर्ण था चुनाव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था बिहार का जो चुनाव हुआ है अपने आप में बड़ा खास रहा है, और जिस तरह से लोग बाहर निकले
कहीं ना कहीं ये भी दिखा है कि कोरोना को हराने की जो हम कहेंगे शक्ति है वो एक एक भारतीय के अंदर है, क्योंकि आज हर किसी ने ठान लिया है कि हम इस कोरोना को हरा देंगे। और जिस तरह से वोट डालने के लिए लोग बाहर निकले, बुजुर्ग भी बाहर निकले, बच्चे भी बाहर निकले, सब लोग थे, और अपने आप में एक नए तरीके की परिपाटी बिहार चुनाव से आती नजर आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह की चीजों को, क्योंकि ये बड़ा खास है, सभी लोगों ने एक बात कही है कि आगे भी इस तरीके से चुनाव कराए जाने चाहिए। कहीं ना कहीं धनबल, जनबल, बाहुबल, ये सारे बल एक तरफ होने चाहिए। आज चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।